हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ्स पोल। तो आज का टॉपिक है जनरल एप्टीट्यूड। ओके, तो ये मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ कि मैंने उतनी प्रिपरेशन जनरल एप्टीट्यूड की नहीं की थी, लेकिन क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सजेशंस आए कि जनरल एप्टीट्यूड कब करा रही है, तो मैंने सोचा कि ये कवर करा देते हैं क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं किया है, तो जितना मुझे आता है मैं वो आपको बता दूँगी। और मेरा जो स्ट्रैटेजी है पढ़ाने का वो ये था, पिछले सब्जेक्ट जो भी अभी काउंटेबिलिटी और सीक्वेंस सीरीज़ जो भी मैं अभी आगे कराऊँगी और कराया है, उसमें मैंने सोचा कि पहले टॉपिक में थोड़ा-सा बताऊँ, उसके की पॉइंट्स बताऊँ, रूल्स बताऊँ, डेफिनिशन, एक्सप्लेनेशन दूँ। उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगी और क्वेश्चंस के बीच में भी अगर कोई नया रिजल्ट मुझे समझ में आया, जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट मैं क्वेश्चन के साइड बाय साइड सॉल्व करा दूँगी, राइट? तो ये तो था मेरा मेन टॉपिक और इस तरह मैं पढ़ा रही थी सब्जेक्ट। लेकिन जनरल एप्टीट्यूड में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं एक टॉपिक लूँ, फिर एक-एक क्वेश्चन छाँटूँ और उसके बाद करूँ। इससे अच्छा कि मैं टॉपिक क्वेश्चंस के साथ-साथ ही कवर करा दूँ, राइट? तो जैसे मैं कोई एक पेपर उठाऊँगी, जैसे मैंने गेट उठा लिया 2019 का या नेट उठा लिया और मैं उसके सारे जीए जितना भी मैं करवा पाऊँ वो एक साथ कराने की कोशिश करूँगी। इससे क्या होगा कि मैं उस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर पाऊँगी साथ-साथ जो भी टॉपिक होगा वो, राइट? और एक चीज़ मैं बता दूँ कि मेरा जीए क्योंकि मैंने नेट 2018 दिसंबर का दिया था, तो उसमें जैसे नेट का कॉन्सेप्ट आपको शायद मोस्टली पता ही होगा कि 15 क्वेश्चंस करने होते हैं, टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क का क्वेश्चन होता है ईच, तो 30 मार्क का आ गया पूरा। तो अब मैंने जो मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने बुक्स एक्सप्लेन की थी, उससे ठीक पहले मैंने अपना नेट स्कोर कार्ड भी आपको दिखाया था, तो उसमें आप जाके जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसमें मैंने स्पेशली अपना स्टेटमेंट दिखाया था नेट का और गेट का भी, राइट? तो उसमें आपको मिल जाएगा कि मेरा 21.5 था सेक्शन ए यानी 30 में से 21.5 मेरा स्कोर था जिसमें मैंने क्वेश्चंस एक तो नेगेटिव कम करने की कोशिश की थी इसीलिए मैंने शायद 15 में से शायद 12 क्वेश्चन के आसपास किए होंगे शायद, लेकिन उसमें से मेरा नेगेटिव कट-कुट के 21.5 आया था। तो मैं आपको बता दूँ मैथ्स के स्टूडेंट्स का जनरली जनरल एप्टीट्यूड अच्छा ही होता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो बहुत ईज़िली आप उसको कवर कर सकते हो। आपको क्या करना है बेसिक चीज़ें जो मैं बता देती हूँ, एक क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप कुछ-कुछ जो आपको आना ही चाहिए, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं फिगर्स के, राइट? तो उसमें आप 10th-12th की जो मैथ्स होती है, 12th की तो नहीं लेकिन 10th की जो मैथ्स होती है, वो आप अगर थोड़ा बहुत कर लो जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड देन डायमीटर कितना होता है, डायगोनल कितना आता है, स्क्वायर का, क्यूब का, ये सब फॉर्मूले आने चाहिए। उसके बाद मेंसुरेशन जो होता है जिसमें सिलेंडर, कोन आ गया तो कभी-कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि एक पाइप से इतना पानी लेके हमने एक बकेट में डाल दिया तो वो फ्रस्ट्रम हो गया या फिर स्फीयर में डाल दिया, एक वायर को मेल्ट करके आपने शीट बना दिया। तो ये टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसीलिए आपको ये सारे फॉर्मूलाज़ याद होने चाहिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट करूँ तो उसके फॉर्मूला या जो भी जितना भी मुझे पता है मैं साथ-साथ कराती जाऊँ। इसमें एक चीज़ और है एक तो मैंने बता दिया मेंसुरेशन हो गया, दूसरा होता है कि आपको कुछ स्क्वायर्स भी याद होने चाहिए, कुछ क्यूब्स याद होने चाहिए और सीक्वेंस जैसे आता है, जैसे सीरीज़ का एक टर्म मिसिंग है वो कैसे निकालते हैं या एवरेज, किसी 2 नंबर का एवरेज क्या होगा तो उसके बीच में ही आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्लॉक है, तो क्लॉक का एंगल कितना होता है या 1 डिग्री में कितना टाइम लगता है कवर करने में, 5 मिनट कितने डिग्री एंगल बनाएगा, बड़ी वाली सुई, छोटी वाली सुई, इस टाइप से थोड़ा बहुत रिलेशन आना चाहिए। कुछ-कुछ मैं यहाँ करवा दूँगी, बाकी मैं चाहूँगी कि आप उसका स्पेसिफिक उतना पोर्शन कोई बुक हो आपके पास या वहाँ से कवर कर लो तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। और अ, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक छोटी-सी चीज़ और बता दूँ कि मैंने 2 वीडियोज़ बनाया है मैजिक ऑफ 9 एंड मैजिक ऑफ 11 उसको भी आप जनरल एप्टीट्यूड में कंसीडर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिलेगा ही, प्लस आपको प्लेलिस्ट फन विद मैथ्स में भी वो वीडियोज़ मिल जाएँगी। तो मैं ये सारी वीडियोज़ जो भी मैं अब जनरल एप्टीट्यूड की बनाऊँगी, वो भी फन विद मैथ्स वाले कैटेगरी में ही डाल दूँगी ताकि आप वहाँ से ईज़िली सब एक साथ एक ही जगह आपको सब कुछ मिल जाए। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये बोला है, रेड पेन लेना होगा, व्हाट कुड द फोर्थ फिगर ऑफ द सीक्वेंस बी? ओके, तो अगर मैं फिगर ड्रॉ करूँ, तो क्या मिलेगा मुझे? जो पहली फिगर में है उसमें एरो राइट में गया है ऊपर, उसके बाद आया राइट में आया नीचे, राइट? उसके बाद आया लेफ्ट में नीचे, तो अब आना चाहिए लेफ्ट में ऊपर, ऐसे आ रहा है क्लॉकवाइज़। तो ये 2 ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए। ए और बी तो ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि मुझे ऊपर एरो चाहिए वो भी लेफ्ट में। ओके, तो ये तो ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या पता चली
के अंदर पहले सर्कल है, फिर स्क्वायर है, फिर सर्कल है, तो अब स्क्वायर होना चाहिए, राइट? तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन एक छोटी-सी चीज़ जो मैं आपको बिल्कुल बताना भूल गई, आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये पेपर है नेट दिसंबर 2018 का। मैंने सोचा कि जो पेपर मैंने दिया था पहले मैं वही क्लियर कर देती हूँ और उसी के बारे में आपको सॉल्व करा देती हूँ जीए, क्योंकि मैं इसके साथ-साथ आपको ये भी बता पाऊँगी कि मैंने क्या-क्या गलती की थी, मेरे नंबर कहाँ कटे। जहाँ तक जितना भी मुझे याद आएगा मैं वो आपको बता दूँगी। ये क्वेश्चन कह रहा है अ मिनरल कंटेन्स अ क्यूबिक एंड अ स्फीयर कैविटी, यानी कोई मिनरल है, उसमें एक क्यूबिक कैविटी और एक स्फीयर कैविटी है, 2 कैविटी है और उसके आगे बोला है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब इज द सेम एज दैट ऑफ द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर। तो जो साइड ए क्यूब की है, तो यहाँ पे बोला ना द साइड ऑफ द क्यूब इज सेम एज दैट ऑफ द डायमीटर, तो वही ए डायमीटर होने वाला है हमारे स्फीयर का। तो अगर डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा? a बाय 2। ओके, तो उसके बाद आगे बोला if the cubic cavity is half filled with liquid and the spherical cavity is completely filled with liquid, यानी cubic cavity half filled है और स्फेरिकल कैविटी पूरी यानी 1 या फिर 100% लिख सकते हैं कि 100% फिल्ड है और हाफ का मतलब हो गया 50% फिल्ड है क्यूबिक। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड ऑफ क्यूबिक कैविटी टू द स्फेरिकल कैविटी, राइट? तो मुझे क्यूब इज टू स्फीयर का वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, राइट? तो मैंने जैसे आपको बताया था, मेरे कहते ही साथ क्वेश्चन आ भी गया है स्फीयर का, तो जितने भी फॉर्मूला होते हैं वो आप याद कर लो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं इस क्वेश्चन के बाद एक स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी, मोस्टली फ़ॉर्मूलाज़, और आप गूगल भी कर सकते हो, जो भी सारे फ़ॉर्मूला होते हैं मेंसुरेशन के। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे सीधा-सीधा आ ही गया मेरे बताने के साथ, तो पहले ये कर लेते हैं अब। तो इसमें मैंने सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो अगर मेरा साइड ऑफ क्यूब इज़ ए, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? ए क्यूब। लेकिन ए क्यूब का क्या बोला है? हाफ फिल्ड का मतलब बाय हाफ, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम, राइट? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड ऑफ क्यूब कैविटी? ओके, और ऐसे ही मैं लिख दूं स्फीयर। स्फीयर के केस में मेरे को रेडियस गिवन है a बाय 2, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, बट आर है मेरा a बाय 2, तो a बाय 2 क्यूब। तो ये हो गया मेरा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और ये 100% फिल है तो इतना ही आएगा। एक तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि कभी-कभी मिस्टेक की वजह से ऑप्शन इतने प्रिसाइज ये लोग मेंशन करते हैं ना कि पक्का जो आंसर गलती हो सकती है ना वो तो पक्का ऑप्शन में होगा ही होगा। तो ये जरूर ध्यान रखो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। द क्यूबिक कैविटी इज हाफ फिल्ड विद लिक्विड एंड द स्फेरिकल cavity is completely filled with liquid. What is the approximate ratio? ओके, अब अप्रोक्सीमेट रेशियो इन्होंने इसलिए बोला क्योंकि देखो एक साइड पाई है एक साइड पाई नहीं है। ओके, तो कैसे रेशियो निकलेगा इसका? अप्रोक्सीमेट। अब मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि रेशियो सीक्वेंस भी बहुत जरूरी है, राइट? क्योंकि यहाँ पे देखो 1:2 भी दिया, 2:1 भी दिया, तो आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। रिस्पेक्टिवली का मतलब बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें इसने साफ बोला है पहले क्यूब का वॉल्यूम और उसके बाद स्फीयर का वॉल्यूम, राइट? तो अब हम क्या करेंगे? क्यूब का वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब है, लेकिन हमने क्योंकि हाफ फिल्ड किया हुआ है क्वेश्चन में, तो फिर यहाँ हो जाएगा ए क्यूब बाय 2, राइट? अब उसके बाद मुझे डिवाइड करना है किसको? 4/3 पाई ए बाय 2 क्यूब। मेरा ये पर्सनल मानना है कि आप क्वेश्चन बीच में कैलकुलेट ना करें। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं यहीं पे इसको काट पीट के करने लग जाओ, नहीं, पहले आप पूरा लिखो और एंड में सॉल्व करो। मतलब जितनी भी आपको कटिंग वटिंग करनी है कैलकुलेशन में, जितना भी फ्रैक्शन रिड्यूस करना है, सिंप्लीफाई करना है, वो लास्ट स्टेप में होना चाहिए। ऐसा मेरा पर्सनल थिंकिंग है और तो मैं आपको अपना भी मेथड बता देती हूँ और उसके बाद जो आपको बेस्ट लगे आप वो करो। ओके, तो a क्यूब बाय 2। अब जब ये डिवाइड होता है तो क्या होता है? ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला ऊपर, या फिर इसको आप ऐसे कर लो, डिवाइड का सिंबल लगाओ, बाद में मल्टीप्लाई करो रेसिप्रोकल करके। तो सीधा मैं यहाँ लिख रही हूँ 4 पाई a क्यूब बाय ऊपर आ जाएगा 3 और 2 का क्यूब आएगा, 2 का क्यूब, राइट? अब इसमें क्या-क्या है? 2 से ये क्यूब कटेगा, स्क्वायर हो जाएगा और अब ये 4 कट जाएगा इस पूरे से, क्योंकि ये एक्चुअली 2 का स्क्वायर बचा जो कि 4 ही है, कट गया। a क्यूब से a क्यूब कट गया, तो फाइनल आंसर आया 3 बाय पाई, राइट? पाई की वैल्यू हमें पता है अप्रॉक्सिमेट 3.14, राइट? अब इसमें आप देखो कि ऊपर 3 है और नीचे 3 के बहुत पास है, तो लगभग 1:1 का रेशियो दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन हो गया बी करेक्ट, यानी सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया है जिसमें मोस्टली फॉर्मूला है। आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
ताकि आप बाद में ये सारे फॉर्मूला रिवाइज़ करो और आपको ये रटने नहीं है, मैं आपको बता दूँ। का ईज़ी मेथड है कि आप समझो कि ये आया कैसे, बहुत ईज़ी है। अभी तो मैं आपको सिर्फ़ दिखा रही हूँ कि क्या-क्या फॉर्मूला है, जैसे क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, ट्रायंगल हो गया, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। तो ये वो हैं जो आपको आने ही आने चाहिए, उनकी फिगर कैसी होती है, वॉल्यूम और ये सब को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन्स आएँगे जिसमें हम ये सब यूज़ करेंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि ये आपको याद होने ही चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आ गया है, लेकिन देख के घबराना नहीं है, क्योंकि ये जितना मुश्किल दिख रहा है इतना है नहीं कि कॉइन्स आ गए, 5 आ गए, 6 आ गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है 6 अनबाइस्ड कॉइन। अनबाइस्ड कॉइन का मतलब होता है कि उसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। तो अब ये बोल दिया कि 6 कॉइन है और 5 टॉस कर दिए इंडिपेंडेंटली, वो हो गया। वो रिजल्ट उन्होंने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या बोला, इफ सिक्स्थ कॉइन इज नाउ टॉस्ड इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली का मतलब ये डिपेंड नहीं करता कि पिछले 5 कॉइन्स में क्या आया, छठा कॉइन टॉस किया गया और ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये जो पूरा था ये सब कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ही था इनका, कि 6 कॉइन थे, 5 पहले टॉस कर दिए और इंडिपेंडेंटली उसका रिकॉर्ड कर लिया। तो सिर्फ ये छठे कॉइन से हमें मतलब है और सिर्फ छठे का पूछा है। जो भी है 6 कॉइन अगर है, अब वो पता है कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो उस केस में हमारे पास 2 प्रोबेबिलिटी होती है, हेड और टेल। क्योंकि हमें पहले से ही मेंशन है अनबॉयस, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो इसकी भी हाफ है और इसकी भी हाफ। तो इस केस में हाफ-हाफ प्रोबेबिलिटी आएगी दोनों की। और इंडिपेंडेंटली का मतलब इन्होंने पहले ही बोल दिया कि 5 कॉइन अलग है, उसके बाद छठा कॉइन इंडिपेंडेंटली किया है। तो इसके पीछे से तो कोई रिलेशन है ही नहीं और पूछा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो ये सिर्फ कन्फ्यूज़ करने के लिए था। आंसर हो जाएगा हमारा हाफ, दैट इज़ सी ऑप्शन। तो इतना सा था ये क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ गया एवरेज का क्वेश्चन। एवरेज के क्वेश्चन में गिवन है ए, बी, सी, इन तीनों की रिस्पेक्टिव एजेस एक्स, वाई, जेड। अब ये तीनों दोस्त हैं, भाई है, जो भी है, और ये है किसमें से, इंटीजर्स में से। लेकिन मैंने इंटीजर की जगह यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल इसलिए लिखा क्योंकि एज नेगेटिव नहीं होती, एज 0 नहीं होती, तो बच गया सिर्फ पॉजिटिव। तो इसीलिए मैंने क्या, एज 0 का मतलब तो वो पैदा ही नहीं हुआ ना अभी, तो उसको क्यों कंसिडर करना है। उसके बाद गिवन है कि इन तीनों की एज का एवरेज इज 30। जितने नंबर होते हैं उन सबका एडिशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, वो आ जाता है एवरेज। प्लस वाई प्लस जेड इज 90। तो एक हो गई हमारे पास ये इक्वेशन। उसके बाद गिवन है द एज ऑफ बी इज एग्जैक्टली 5 मोर देन दैट ऑफ ए। तो अगर y की एज b है तो वो a की एज से एग्जैक्टली 5 बड़ा है। तो अब मैं कंसिडर कर रही हूँ कि मुझे इसमें करना क्या है। सबसे पहले इसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो, आएगा क्या, x प्लस वाई की जगह x प्लस 5 रखा है तो फिर से x प्लस 5 प्लस z इज 90। तो यहाँ से मुझे मिल गया 2x प्लस 5 प्लस z इज 90, राइट। तो मुझे मिला अपना z इज इक्वल टू 85 माइनस 2x। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ z। तो मुझे z की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। अब z की मिनिमम कब होगी, जब x की मैक्सिमम होगी। लेकिन यहाँ नहीं कि मैं उठा के लिख दूँ कि x की सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, जब ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो मुझे इतना भी मैक्सिमम नहीं लेना कि z की वैल्यू ही 0 हो जाए, क्योंकि x से बड़ा y और उससे बड़ा z है, और अगर मैं z को 0 बना दूंगी तो ये दोनों तो ऑटोमेटिकली 0, तो मीन तो 30 आ नहीं सकता। तो मुझे ऐसा नहीं लेना है। इसमें छोटा सा लॉजिक यूज करेंगे कि देखो कोई भी नंबर है एक्स वाई जेड, तो मीन अगर बीच में ही कहीं आ रहा होगा ना, पहली और तीसरी टर्म के बीच में कहीं मीन आ रहा होगा, तो इसका मतलब थर्ड से तो छोटा होगा ना एवरेज। तो थर्ड टर्म अगर मेरी z है और मीन मेरा 30 है, तो माई z शुड बी ग्रेटर देन 30। तो मुझे ऐसा x लेना है कि मेरा z 30 से बड़ा है, कि हमारा जो z है दैट शुड बी ग्रेटर देन 30। बट z इज नथिंग बट 85 माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। ये कब आएगा, जब 85 माइनस 30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, बट दिस इज नथिंग बट 55। तो x की वैल्यू यहाँ आएगा 55/2 से बड़ी नहीं हो सकती x की वैल्यू, क्योंकि हमें एवरेज की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है। अब ये क्या आया, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14.5, बट दिस x y z ऑल बिलोंग्स टू नेचुरल, तो ये भी नेचुरल नंबर होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू अब 27.5 से ऊपर तो नहीं जा सकती, क्योंकि उस केस में मेरा z एवरेज की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये वाली कंडीशन को। तो इसीलिए मुझे एक नीचे लेना पड़ेगा 27। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 27। y की ऑलरेडी गिवन थी कि y इज नथिंग बट x प्लस 5, यानी 27 प्लस 5, 7 और 5 12, 2 और 1 2 और 1 3, 32। x और y दोनों की इमेज हमें मिल चुकी है, दोनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो अब मैं निकाल दूंगी z। तो z के लिए जो हमारा एवरेज कंडीशन थी वो लगा दो कि x प्लस वाई प्लस जेड इज 90 आया था। तो उसमें x की जगह मैंने लिखा 27, y की जगह लिखा 32। अब आ जाएगा मेरा z इज इक्वल टू 90। तो z की वैल्यू आई 90 माइनस 32 माइनस 27,
विच इज 90 माइनस 7 और 2 9, 2 और 3 5, तो ये मिल गया 31। ये हो गया मेरा आंसर विच इज नथिंग बट ए पार्ट, तो इसका आंसर हो गया ए। ओके, तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि नंबर ऑफ पैरेललोग्राम बताओ, इस फिगर में कितने पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम होता क्या है, पैरेललोग्राम होता है वो क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 साइड्स हों और ऑपोजिट साइड्स बराबर हो, तो वो हो जाता है पैरेललोग्राम। अब मुझे गिनना है, तो ना मुझे एग्जाम में पता था कि इसका कोई फॉर्मूला होता है, ना मुझे अभी पता है, मैंने थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश की आपके लिए, आई डिड सम डिगिंग, लेकिन कुछ मुझे ऐसा मिला नहीं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको गिन के ही बताऊंगी, लेकिन गिनने का एक प्रोसेस जो मैंने यूज किया था मैं वो बता देती हूँ, ताकि आप रिपीट ना करो अपने फिगर्स। ओके, तो आप क्या करो, पहले एक साइड फिक्स कर दो। अगर मैंने साइड फिक्स किया ए बी, तो मैं अभी क्या करने वाली हूँ, अभी मैं सिर्फ ऊपर अपर हाफ पैरेललोग्राम गिनूंगी और बाद में उसको इंटू 2 कर दूंगी, राइट, ताकि मुझे नीचे के ना गिनने पड़े। ओके, तो अब मैं इतनों में से गिनूंगी, तो ए बी अगर मेरी साइड फिक्स है तो ए बी वाले कितने पैरेललोग्राम बनेंगे, ये बन रहा है एक पैरेललोग्राम, राइट। इसके अलावा इस फ्लोर पे कोई और नहीं बन रहा है, राइट। अब अगर मैं बीसी की बात करूं, बीसी में कितने बनेंगे, बीसी में बनेगा एक इधर बनेगा ऐसे, ये बन रहा है एक पैरेललोग्राम, तो +1, और एक इस डायरेक्शन में बनेगा ऐसे, राइट, तो ये बन गया एक और। अब इसके अलावा इस फ्लोर पे और कोई नहीं बन रहा है। अब अगर मैं सीडी की बात करूं, सीडी सीडी के लिए एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा, राइट, तो यहाँ बन गए सीडी के लिए भी 1+1। ठीक, अब ये मैंने सिंगल सिंगल पैरेललोग्राम बनाए, लेकिन इसमें तो डबल भी बन रहे हैं, डबल मतलब जिसमें ये दो दो एक साथ जुड़ जाएं तो भी पैरेललोग्राम बनता है ना, तो वो कितने बनेंगे, ए सी। एसी के लिए कितने बनेंगे, एसी के लिए सिर्फ एक ये बनेगा, राइट। मैं अभी नीचे वाले पे नहीं उतर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ ए बी के लिए कितना बनेगा, एक यही बनेगा और कोई नहीं बनेगा, तो 1। अब मैं दो दो साइड की बात कर रही हूँ, जैसे तो मैंने ए सी किया, तो अब मुझे बी डी करना है, तो बी डी के लिए दो ही बनेंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, तो बी डी के लिए हो गए दो। इसके अलावा अगर मैं 3 की बात करूं, तो 3 में सिर्फ एक बनेगा, राइट, तो वो बन रहा है ए डी का, ए डी का बन रहा है एक ये पूरा, लेकिन ये सारे सिर्फ अपर वाले हैं, तो इसका इंटू 2 करूंगी तो लोअर वाला भी मिल जाएगा, राइट। यही सब इस वाले के साथ, तो कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 2 जा 18, 18 मुझे पैरेललोग्राम सिंगल फ्लोर वाले मिले, राइट। तो ये मैं 18 एक अलग जगह लिख लेती हूँ, और फिर अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कैलकुलेशन की तरफ। तो ये तो मुझे ऐड करना ही है, इसके अंदर नीचे वाले भी, मतलब मैं ये भी कर चुकी है, अब नीचे वाला भी, राइट। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, और किस टाइप के बन रहे हैं उसमें, अगर मैं ये बीच वाले 3 गिनूं, तो ये एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है 2, और एक ये बन रहा है 3, 3 तो ये भी बन गए, तो इन तीनों को भी ऐड कर देंगे। तो अब मुझे ये गिनना है कि दो वाले कितने बन रहे हैं, दो फ्लोर वाले, राइट। तो अगर मैं फिर सिंगल एक साइड की बात करूं, इसकी बात करूं ए बी की साइड की, तो ए बी साइड से कितने बनेगा, एक ये वाला बन रहा है, एक ही बन रहा है, राइट, ए बी का बन रहा है एक, ठीक, ये बन गया ए बी का। उसके बाद बी सी का कितना बनेगा, बी सी का एक इधर बन रहा है ये, और एक इधर बन रहा है ये, सिंगल वाले, बी सी को साइड मानते हुए दो बन गए, बी सी के लिए दो बन गए, यहाँ बन गया एक, यहाँ बन गया दो। अगर सी डी की बात करूँ, तो सी डी के लिए भी लंबा वाला एक ही बन रहा है, ये तो नहीं बना पैरेललोग्राम, सी डी के लिए लंबा वाला एक बन रहा है। अगर मैं यही आई जे की बात करूँ, तो आई जे के लिए जो बन रहा था वो बी सी के लिए ऑलरेडी बन रहा था, तो गिनने की जरूरत नहीं है, ठीक। फिर जेके के लिए जो बन रहा था वो ए बी के लिए ऑलरेडी बन रहा था, उसके लिए गिनने की जरूरत नहीं है। आई जी का दूसरा वाला सी डी की वजह से गिनने की जरूरत नहीं है। ये वाला के एल वाला बी सी वाला ही था, तो ये भी गिनने की जरूरत नहीं है। तो मुझे यही 3 मिले अलग से, तो ये कितने बन गए, 2 3 4, तो 4 मुझे ये ऐड करने हैं, राइट। अब मैं देख लेती हूँ पहले टोटल हुआ कितना है, तो 8 और 4 12 13 14 15 की 5 और 1, मैंने 25 तक ट्राइंगल पैरेललोग्राम ढूंढ लिए। मैं चाहूँ तो अपना क्वेश्चन यही खत्म कर सकती हूँ कि 3 ऑप्शन ऑलरेडी डिस्कार्ड हो गए, तो आंसर आ गया 27, क्योंकि मैंने दो वाले सिंगल वाले ही नापे हैं, अभी डबल वाले तो गिने नहीं। तो अगर मैं ये वाला डबल गिनूं, तो एक मुझे ये मिला, राइट, फिर एक मुझे इधर मिला, तो दो ये हो गए, तो दो तो यहाँ से मिले, तो यही दो और थे जो अभी हमें ढूंढने बाकी रह गए थे, तो इसी को ऐड करके 25 + 2 योर आंसर इज 27। ओके, तो ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि ये मैं पेपर में करके आई थी गलत, और इसीलिए मुझे ये रहने वाला है हमेशा हमेशा याद। तो मैं यहाँ पे ये इसलिए लेके आई हूँ ताकि आप वो गलती ना करो जो मैंने किया। एग्जाम में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो हम लोग अक्सर कभी कभी ओवर अपना कॉमन सेंस लगा देते हैं, जो कि होता नहीं है सही। तो हुआ क्या कि क्वेश्चन ये कि परफ्यूम बॉटल इज ओपन एंड अ पर्सन एट अ डिस्टेंस 10 मीटर गेट्स द स्मेल एट 10 सेकेंड। तो अगर एक परफ्यूम बॉटल यहाँ है
और 10 मीटर दूर आदमी खड़ा है, मान लो ये ए नाम दे दिया, इसको 10 सेकंड में स्मेल पहुँच गई, तो फिर जो 20 मीटर दूर खड़ा है, उसको कितनी देर में पहुँचेगी, ये सवाल है, राइट? तो मैंने क्या किया, मैंने तो सीधा देखा भाई जैसे डिस्टेंस ट्रैवल करते क्या होता है, उसमें तो सीधी-सी बात है, 10 मीटर अगर 10 सेकंड में लगा, तो 20 मीटर 20 सेकंड में लगाया, 20 टिक आगे बढ़ गए। लेकिन यहाँ छोटी-सी चीज़ ये गड़बड़ हो गया कि परफ्यूम लाइन में ट्रैवल नहीं करता, राइट? ये अगर कोई कार होती या कोई आदमी होता या हवा चल रही है या कुछ ऐसा होता तो वो तो हम डिस्टेंस के तरीके से कर सकते हैं, राइट? लेकिन ये तो परफ्यूम है और परफ्यूम एक लाइन में ट्रैवल नहीं करता, वो स्फीयर में ट्रैवल करता है। स्फीयर मतलब वो चारों दिशाओं में ही तो फैलेगा। रूम में अगर आप परफ्यूम बॉटल खोलते हो तो हर डायरेक्शन में एंड दैट टू 3D, राइट? तो पूरे स्फीयर जितना वो भर जाएगा उसमें परफ्यूम, राइट? ऐसे होता है, परफ्यूम तो ऐसे बहता है। इसमें गिवन ये है कि 10 मीटर दूर पहुंचने में उसको 10 सेकंड लगे, तो एक्चुअल में वो एक स्फीयर है जिसका रेडियस 10 मीटर है और अगर बॉटल परफ्यूम की यहाँ खोली तो ये पूरा स्फीयर भर गया 10 सेकंड में। ये सवाल हुआ, तो इसका मतलब कितना, 4/3 पाई आर क्यूब और रेडियस मेरा है 10 मीटर, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 10 का क्यूब। ये हुआ है 10 सेकंड में, इतना वो परफ्यूम यहाँ तक पहुंचा, इतना वॉल्यूम उसने कवर किया। तो 1 मीटर क्यूब में कितना टाइम लगेगा उसको, 10/4 पाई इंटू 10 क्यूब, ऊपर आ गया 3 सेकंड। ओके, तो अगर ये सेंटर है और ये मैंने बनाया एक सर्कल, ये सर्कल है 10 मीटर का। अब अगर एक और सर्कल मैं बना दूं जो क्या है, परफ्यूम यही है, ये हो गया 10 मीटर, यहाँ खड़ा है ए, अब यहाँ से मैंने बना दिया, ये हो गया 20 मीटर रेडियस का बी। तो अब ये स्फीयर कितनी देर में भरेगा, ये है सवाल एक्चुअली, तभी तो बी तक स्मेल पहुंचेगी। तो उसके लिए क्या करूं, अभी मेरे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब का पता है, राइट? तो लेकिन ये बड़े वाले स्फीयर का क्या रेडियस तो ये बड़े वाले स्फीयर का क्या वॉल्यूम होने वाला है, 4/3 पाई इंटू 20 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो ये पूछा है कि इस वॉल्यूम को भरने के लिए कितना टाइम लगेगा। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब को इतना टाइम लग रहा है, तो इसको कितना टाइम लगेगा, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो मुझे 4/3 पाई इंटू 20 क्यूब को मल्टीप्लाई ही तो करना है किससे, 10/4 पाई इंटू 10 क्यूब इंटू 3, ये था मेरा मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब को परफ्यूम जब फिल करेगा तो इतना सेकंड लगेगा। तो इतने को फिल करने के लिए क्या मुझे मल्टीप्लाई ही तो करना पड़ेगा, तो 4/3 पाई इंटू 20 क्यूब। तो इसीलिए अब ये फाइनल स्टेज आ गया और ये हमारा आंसर आ चुका है। अब मुझे देखना है कि इसमें से कौन सा मैच करेगा इतने सेकेंड्स। तो मैं आपको इसलिए सजेस्ट करती हूँ कि आप एंड में कैलकुलेशन करो, क्योंकि बीच में कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट क्यों करना है, जब एंड में करना ही है तो इससे क्या रहेगा कि आपका एक ही बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा और वो आप ठीक करने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो 3 से 3 कटा, 4 से 4, पाई से पाई कट गया। अब ये वैल्यू जो आई वो आया 10 इंटू 20 क्यूब, तो 20 क्यूब हो गया 20 20 20 डिवाइड बाय 10 10 10, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट, आंसर है 2 2 जा 4 2 जा 8 0, 80 सेकेंड। आंसर हो गया हमारा डी करेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका पता नहीं, लेकिन मुझे पढ़ाने में ज़रूर बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि सेक्शन ए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। इसमें हर फील्ड के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे तो पर्सनली ये आज की क्लास लेने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको कितना अच्छा लगा और कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा, राइट? और ये भी बताना ना भूलें कि ये ब्लैक बोर्ड आपको कैसा लगा, क्योंकि मुझे ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट टाइम से हम ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ने वाले हैं। प्लीज हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और इतना आप लोग सपोर्ट कर रहे हो तो बेल आइकन भी प्रेस कर ही दो, क्योंकि उससे ये होगा कि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय।